हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक से चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आपको याद है कोई भी ऐसी मतलब चीज़ याद है या आपको याद है कि जब आप कभी हिल स्टेशन जा रहे हो तो आपसे कहा गया हो कि आप चीज़ें पैक कर लो? जब स्काई क्लाउडी हो यानी आपको ऐसा लग रहा हो कि क्लाउडी स्काई है तो बारिश आ सकती है, तो आपके पेरेंट्स ने आपसे ज़रूर कहा होगा कि अम्ब्रेला भी रख लिया कि नहीं रखा। तो इस तरीके से होता है, हम पहले बाहर का मौसम चेक करते हैं कि मौसम कैसा है। अगर बारिश का सा मौसम होता है, स्काई क्लाउडी होता है, तो फिर हम लोग अम्ब्रेला रख कर जाते हैं कि अगर बारिश हो गई तो अम्ब्रेला हमारे काम आ जाएगा। तो फिर आपने ऐसा भी अपने जो बड़े जने हैं आपके फैमिली में उन्हें डिस्कस करते हुए भी देखा होगा, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। कोई भी फैमिली फंक्शन को प्लान करने से पहले हम देखते हैं कि उस दिन वेदर कैसा होगा, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, है ना। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game। आपने सुना होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो गेम की शुरुआत से पहले भी वेदर ही डिस्कस करते हैं। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कभी भी बारिश हो सकती है या फिर अगर सनी वेदर होगा तो हमें वेदर डिस्कस करना पड़ता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अगर अभी तो माहौल कैसा है, अभी धूप निकली हुई है, लेकिन हो सकता है अगले पल ही बारिश हो जाए, तो हम वेदर चेक कर कर जाते हैं कि वेदर कैसा है। ठीक है, तो वेदर का काफ़ी इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, और हमारी जो काफ़ी डेली एक्टिविटीज़ है, हमारे जो प्लान है वो बेस होते हैं वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। जो वेदर प्रेडिक्ट किया जाता है यानी बताया जाता है कि आज का वेदर कैसा होगा, या तो हम टीवी पे भी देखते हैं या फिर हम लोग फ़ोन में चेक करते हैं कि कैसा वेदर होगा आज, तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। मतलब डेली रिपोर्ट्स भी आती हैं वेदर की, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स पर, है ना। तो आपको पता है कि वेदर रियली में होता क्या है। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही जानने वाले हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। मतलब जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं और बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो जिस क्लाइमेट में रहते हैं तो वो कैसे खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, और हैबिटेट वगैरह इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेदर के बारे में। तो वेदर में आपको एक वेदर रिपोर्ट दिया गया है एक न्यूज़पेपर में से। न्यूज़पेपर में जो वेदर रिपोर्ट आता है ना, इस तरीके से आता है कि आज वेदर कैसा रहेगा, कि मैक्स कितना डिग्री सेल्सियस वेदर रहेगा, सनसेट वगैरह आप इस तरीके से देखते होंगे। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे रिपोर्ट भी आती हैं। तो आपको देखने को मिल गया 7.1 फिगर में कि कैसे आता है। सैंपल दिया गया था वेदर रिपोर्ट का। अब हम we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours सॉरी। तो हमें पता है कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में और रेनफॉल के बारे में, जो पिछले 24 घंटों में जैसा वेदर रहा है उस हिसाब से फिर वेदर प्रेडिक्ट किया जाता है। और ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन अ हेयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हवा में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर बूजो बोलता है कि मुझे मतलब वो सोचता है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन प्रिपेयर करते हैं। तो जो वेदर रिपोर्ट्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग है METEOROLOGIKL, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम है कि टेम्परेचर और हवा जैसी है उसके आधार पर ये इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करे और फिर वेदर को प्रेडिक्ट करे कि आज वेदर कैसा होने वाला है। तो अब एक्टिविटी दे रखी है आपको, वेदर रिपोर्ट्स जो हैं न्यूज़पेपर में से, अगर आपके पास न्यूज़पेपर रखे हों तो उनमें से आप वेदर रिपोर्ट को कट करेंगे। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप ला सकते हैं अपने नेबर्स से या फिर फ्रेंड्स से, और अपनी कॉपी में इसको पेस्ट करेंगे। और आप वेदर रिपोर्ट्स जो है लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप लेंगे और पेस्ट करेंगे कटआउट्स को एक वाइट शीट पे या फिर एक चार्ट पेपर पे। अब आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है कि आपने जो किया है ना, मतलब वेदर रिपोर्ट ली है। तो फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल, फाइंड और फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो एक चार्ट आप बनाएंगे, उसके
बेसिस पर, और फिर जो है यहाँ पर आपको एक टेबल भरनी है कि किस डेट पे कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, कितना मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये सब आप वेदर डाटा भरेंगे पूरे वीक का, ठीक है। तो रेनफॉल हो सकता है, देखो अब रेनफॉल हो सकता है हर दिन ना हो, तो रेनफॉल आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रेनफॉल हर दिन नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दिन रेन हो, तो आप उसको जिस दिन रेनफॉल का डाटा नहीं हो आपके पास अवेलेबल, तो उस रेनफॉल वाले को आप इस कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारा, डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो देखो 7 दिन में, अब देखो 23 या फिर कोई भी डेट हो, उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी उसमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है और मिनिमम यानी कम से कम टेम्परेचर इतना हो सकता है, ठीक है, सेल्सियस में। और मिनिमम कम से कम ह्यूमिडिटी 54% हो सकती है और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 82% हो सकती है। तो हर रोज़ का सेम तो हो नहीं सकता, हो सकता है कि आज ज़्यादा गर्मी हो तो टेम्परेचर बढ़ जाए और ठंडी हो तो टेम्परेचर घट जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हर दिन का सेम टेम्परेचर तो नहीं रहेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर दिन का टेम्परेचर चेंज होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है ना वो सेम नहीं हो सकते, और होंगे भी तो कुछ ही दिनों के सेम होंगे, ठीक है। However, all the parameters are not the same on any 2 days, मतलब बिल्कुल हमने देखा कि एकदम सेम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ओवर अ वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन, तो एक हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद तो मतलब वेरिएशन तो आता ही है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। अब वेदर एक्चुअली में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आपको डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज़ वेदर की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर क्या होता है, तो वेदर क्या होता है, देखो डे टू डे कंडीशन यानी हर दिन की कंडीशन की कोई भी जगह है उधर का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर यानी उसका माहौल कैसा है उस जगह का, मतलब वहाँ पर उसका वेदर कैसा है, वहाँ टेम्परेचर देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम मिनिमम, फिर ह्यूमिडिटी देखी जाती है हवा में, ठीक है, और बारिश रेनफॉल वगैरह देखी जाती है, फिर हवा की जो स्पीड है वो देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ये जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है ना यहाँ पर कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, इन सब को मिलाकर उस जगह का वेदर होता है, ठीक है। मतलब आप अगर देखेंगे तो हर रोज़ डे टू डे कंडीशन को हम वेदर कहते हैं कि कोई भी जगह है वहाँ इस दिन गर्मी पड़ी तो वहाँ का वेदर गर्मी वाला है, ठीक है। डे टू डे जो होती है ना कंडीशन वो वेदर कहलाती है, ठीक है। और डे टू डे वेदर बदल सकता है कि आज बारिश का माहौल है, कल आज बारिश हो रही है तो कल गर्मी हो जाएगी, फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद अगले दिन फिर बारिश हो जाए। तो डे टू डे कंडीशन जो होती है किसी भी जगह की कि वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इन सब पे डिपेंड करता है वहाँ का वेदर, ठीक है। एट दैट प्लेस, किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड वेदर। तो इसकी डेफिनेशन होगी द डे टू डे कंडीशन of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place। तो वहाँ का वेदर यही होता है। अब जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दूसरे जो फैक्टर्स है उनको एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहा जाता है। अब वेदर हम कैसे जानेंगे, किसी भी जगह का वेदर हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर किसी भी जगह का वेदर जानना है, आज का वेदर वहाँ का क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वहाँ का टेम्परेचर चेक करोगे, ह्यूमिडिटी चेक करोगे, और कि हवा की जो गति है, जो स्पीड है वो कितनी है, बारिश कैसी है, मतलब बारिश आने की आशंका है या नहीं है, बादल कैसे है, मतलब ये सारी चीज़ें चेक करोगे ना। मोस्टली जो है मतलब ज़्यादातर हम लोग सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करेंगे और ह्यूमिडिटी चेक करेंगे। तो इनको ना क्या बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स ऑफ वेदर बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाती हैं। तो वेदर जो है किसी भी जगह का डे टू डे या फिर हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते मतलब बदलता रहता है, सेम नहीं रहता। क्योंकि किसी भी जगह जैसे कभी समर सीज़न आता है, मतलब गर्मी पड़ी आज, फिर कल हो सकता है मतलब कुछ हफ्तों बाद फिर सर्दी हो जाए या फिर बारिश हो जाए। तो जो वेदर होता है ना किसी भी प्लेस का वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो अगर आज ज़्यादा ही ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है यानी आज जो हवा में
जो चिपचिपापन नहीं होता, गीला गीला सा लगता है, मतलब उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी, है ना। तो अगर ज़्यादा ही आज ये ह्यूमिडिटी है तो हम कहेंगे कि आज का जो वेदर है वो काफ़ी ह्यूमिड है। या फिर हम कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा वार्म था, गर्म था। तो वेदर जो है चेंज होता रहता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आज के वेदर तो बड़ा गर्म है या फिर वार्म है, या फिर आज तो बड़ी ठंडी है, टुडेज वेदर इज़ वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम पे वो बदलता रहता है, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। यहाँ पर हमने एक बॉक्स भी था, उसको पढ़ लेते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो रेनफॉल जो है वो मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम रेन गॉज कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली एक सिलेंडर टाइप का एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, जिसमें ऊपर की तरफ मतलब एयर कलेक्ट होता जाता है, फिर रेन फॉल को मेजर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली। तो एक्चुअली वो इतना शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में टेम्परेचर मतलब वेदर जो है चेंज हो सकता है कि सुबह तो हम जब सुबह हमने देखा तो जो वेदर था वो कैसा था, बड़ा सनी था, यानी सूरज निकला हुआ था सुबह, लेकिन अचानक से बादल छा गए, शाम तक आते आते बादल छा गए और फिर शाम को ही बारिश हो गई बहुत ज़ोर की। तो देखो वेदर कैसे चेंज हुआ, सुबह तो वेदर एकदम सनी था यानी सूरज आया हुआ था, और शाम को वेदर कैसा हो गया, रेन हो गई, तो शाम को अचानक से वेदर चेंज हो गया। और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव इट अ ब्राइट सनशाइन। तो क्या होता है, जैसे एक बहुत बारिश हो रही है, सुबह हमने देखा कि बारिश हो रही है, तो वेदर कैसा है, अभी रेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हुई, कुछ मिनट तक बारिश हुई, फिर अचानक से धूप निकल आई। तो देखा आपने कैसे वेदर चेंज हुआ। आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश होती है, फिर वो अचानक से बंद होती है कुछ मिनट तक चलने के बाद, और धूप निकल आती है। तो आपने ऐसे यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, आपने ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर किए होंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस, है ना। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप ध्यान भी कर सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन का मतलब है कि वेदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में, एक दिन में ही वेदर काफ़ी बार चेंज हो जाता है। तो प्रेडिक्ट करना ना वेदर को इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। तो अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ था वो रिकॉर्ड किया गया है 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय का, ठीक है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में। तो ये आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा है 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर देखो 3 अगस्त को कितना है, 26 डिग्री है, 26 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर 4 अगस्त को कितना हो गया, यहाँ पर लगभग हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इस ग्राफ की तरह इस ग्राफ को देखकर आप पहचान सकते हैं। फिर 5 अगस्त को कितना है, देखो 5 अगस्त को ये आप बोल सकते हो 25 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ एक टेबल भी दी गई है, इसमें बताया गया है कि 3 अगस्त को तो 26 डिग्री था मैक्सिमम टेम्परेचर, 4 अगस्त को 23 हो गया, फिर 5 अगस्त को 25 हो गया, 6 अगस्त को 22 हो गया, 7 अगस्त को फिर 25 हो गया, 8 अगस्त को 23 हो गया, 9 अगस्त को 24.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हर रोज ना टेम्परेचर जो है गिर रहा है बढ़ रहा है, गिर रहा है बढ़ रहा है, तो सेम नहीं रहता, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही, ठीक है, 2 डिग्री का 3 डिग्री का। तो इससे हम वेदर रिपोर्ट बोलते हैं कि उसमें बताया गया होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, हर रोज़ का। तो इन टेम्परेचर के बारे में डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो अब आपको क्या पता है कि इन टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। चैप्टर 4 में हमने जाना था कि स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं इस पर्पज़ के लिए, उनको हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स का नाम देते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। तो दिन के समय हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और मिनिमम कब रहता है। तो देखो सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह ना ठंडा मौसम रहता है तो मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस
या फिर 2 डिग्री तो नहीं, हम बोल सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो यानी ठंड होगी। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो यानी गर्मी है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है दिन का वो कब होता है? आफ्टरनून में, जब धूप आती है ना आफ्टरनून में, तो तब तो हमारा क्या हो जाता है, दोपहर में थोड़ा मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है दिन का। और मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया गया है? जनरली अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा ठंडी रहती है, तो मिनिमम टेम्परेचर रहता है। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो अब क्या आप समझ पाए हैं कि समर्स पे जब हम दोपहर, जब गर्मियों का मौसम चल रहा होता है और जब हम दोपहर में घूमते हैं या फिर हमें बहुत गर्मी लगती है दोपहर में, है ना, और सुबह हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है कंपेयर टू आफ्टरनून, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक और बॉक्स दिया गया है, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर बूझो और पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम बॉक्स पढ़ लेते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो को वेदर कैसे इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों होता है? तो वो चेंज होता है सन की वजह से। सन की वजह से ही वेदर चेंज होता है। सन एक ह्यूज स्फीयर है, आपको पता है सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। कि जो सन है वो एक गोला हम कह सकते हैं या स्पेयर शेप का होता है, जिसमें गैसेस भरी होती हैं, गर्म गैसेस, ठीक है, बड़े ही हाई टेम्परेचर पे, इसलिए सन काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। और हमसे तो सन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब भी हमें इतनी गर्मी लगती है सूरज के सामने खड़े होने पर। तो सोचो उसके पास जाकर कितनी वो हीट हमें देगा, ठीक है। even then the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth। मतलब इतना दूर होके भी अर्थ से तो काफ़ी, मतलब हमारे से अगर हम सन की डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और तब भी जो एनर्जी है ना सन से जो हमें मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब इतना दूर होकर भी सन हमें इतनी हीट देता है कि पूरी धरती पर जितनी भी हीट और लाइट आती है ना, उसका एकमात्र सोर्स जो है सन ही होता है, ठीक है। सन प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और इसी की वजह से वेदर में चेंज आते हैं। तो एनर्जी ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। तो एनर्जी जितनी ऑब्जर्व हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से, ओशियन से और एटमॉस्फेयर से, तो ये सब ना बदलता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेस का वेदर बताने के लिए। अगर आप सी के पास रह रहे हैं, कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, सी के समुद्र किनारे रह रहे हैं, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपका प्लेस जो है वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट मतलब वेदर रहता है। अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ आपका डिफरेंट वेदर रहेगा। अगर आप डिजर्ट में रह रहे हैं तो वहाँ उस प्लेस का डिफरेंट रहेगा वेदर, ठीक है। और अगर आप पहाड़ों के पास रह रहे हैं तो वहाँ का वेदर डिफरेंट रहेगा। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस उधर का वेदर, ठीक है। अब व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। तो सर्दियों में क्या होता है, शाम मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है, 6 बजे या 5 बजे ही एकदम अंधेरा हो जाता है और आपको उतना समय नहीं मिलता खेलने के लिए, ठीक है। तो क्या सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं समर के मुकाबले? तो ये हम जानेंगे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चैप्टर के एंड में, ठीक है। अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने किसके बारे में जाना था? मेट्रियोलॉजिस्ट के बारे में जाना था, जो कि वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फ्रॉम द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो रिकॉर्ड जो है वेदर के वो प्रिजर्व किए गए हैं बहुत ही पुराने समय से, ठीक है। तो ये हमें डिटरमाइन ये हमें डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि किसी भी प्लेस का जो है वेदर पैटर्न कैसा होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब देखो जैसे कोई जगह है, ठीक है, दिल्ली हो गई, केरला हो गया, कश्मीर या जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, तो ये जो जगह है ना, अब देखो क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेदर और क्लाइमेट डिफरेंट होते हैं एकदम। वेदर तो हमें पता है कि किसी भी जगह का वेदर डे टू डे चेंज होता रहेगा, लेकिन क्लाइमेट डे टू डे चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर उस प्लेस में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर ठंडी ही होती है, मतलब नॉर्मली वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, ठीक है। तो एवरेज जो वेदर पैटर्न होता है, जैसे कोई भी जगह है ना, तो जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि पिछले 25 सालों में वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहा है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहा है, वहाँ गर्मी रही है, तो उस हिसाब से
लेट्स यहाँ पर सिर्फ 25 साल बोला गया है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ का वेदर पैटर्न कैसा है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो व्हाट इज क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, if we find that the temperature at a place is high most of the time, then we can say the climate of that place is hot। तो अगर देखो मान लो कोई भी जगह है, वहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत पहले से ही, मतलब 30 या फिर 25 या 30 ईयर्स में, पिछले 25 या 30 ईयर्स तक वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कितना हमने देखा, कभी 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, कभी 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, तो पिछले सालों में, 25 सालों में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ जगह का टेम्परेचर जो है ज़्यादा ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म है, हॉट है। ठीक है, कि मोस्टली वहाँ पर गर्म ही है, वहाँ का क्लाइमेट ही गर्म है। ठीक है, तो अगर वहाँ कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखोगे पिछले 25 या 30 सालों में वहाँ पर रेनफॉल बहुत होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म भी है और वेट भी है। ठीक है, कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वहाँ रेनफॉल भी होती रहती है, यानी वहाँ पर हॉट भी है वहाँ का क्लाइमेट, और वेट भी है, यानी वहाँ रेनफॉल भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया में दो जगहों का क्लाइमेटिक कंडीशन दिया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो बताया गया है। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 steps। First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. That gives the mean temperature. Mean temperature क्या होता है? तो मीन टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है। कि मैंने आपसे बोला था कि कोई भी प्लेस है वहाँ पर पिछले 30 या 25 सालों में जो टेम्परेचर रहा है वो कितना रहा है। हमने ऑब्जर्व किया कि 45 डिग्री, कभी 42 डिग्री। तो ये हमें कैसे पता लगा कि कितना रहा है, मतलब एवरेज जो टेम्परेचर है वो वहाँ मोस्टली कितना रहता है उसी को हम मीन टेम्परेचर कहते हैं। किसी भी जगह का मीन टेम्परेचर क्या है, तो मीन टेम्परेचर निकालने के लिए मीन टेम्परेचर भी हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक महीने का मीन टेम्परेचर पहले कैसे निकालेंगे, 2 स्टेप में निकालते हैं। पहले तो हम एवरेज लेंगे, मतलब जितने भी उस महीने में जितना भी टेम्परेचर रहा है ना उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। फिर ऐसे ही मतलब काफ़ी सालों का हमने एवरेज निकाला, फिर सब एवरेज का कैलकुलेट करेंगे इन सभी एवरेज को, तब हमें जो है मीन टेम्परेचर मिल जाता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो पहले मीन टेम्परेचर हम समझ गए, बस हमें ये मतलब ये जानना इंपॉर्टेंट है मीन टेम्परेचर क्या होता है। मीन टेम्परेचर मतलब वहाँ एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 45 डिग्री, मतलब एवरेज जो है वो निकालना होता है बेसिकली मीन टेम्परेचर। ठीक है, और वो कैसे, 2 स्टेप में फाइंड आउट होगा। पहले तो हम सारे जो मंथ में टेम्परेचर हैं उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन एवरेज को मतलब काफ़ी सालों का ऐसे एवरेज निकाल कर उनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें मीन टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 प्लेस दी गई हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, केरला स्टेट में तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, ये 2 जगह दी गई हैं। और यहाँ का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन का चार्ट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ श्रीनगर का ये वाला चार्ट है और ये वाला तिरुवनंतपुरम केरला का है। तो जैसे कि लिए केरला में मतलब श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 हमारे मंथ्स दिए गए हैं। तो डेली का वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर बताया गया है और डेली का वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर उस महीने जो रहा है वो बताया गया है। तो हर महीने का निकाला है, हर महीने का इन्होंने मीन टेम्परेचर निकाला है। हर महीने का मीन टेम्परेचर हमें पता चल गया कि मीन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, इन्होंने एवरेज लिया होगा। ठीक है, मीन टोटल रेनफॉल, और ऐसे ही टोटल रेनफॉल का भी मीन निकाला है। ठीक है, रेनफॉल को राउंड ऑफ करके। तो जनवरी में मिनिमम -2.3 रहा है, मैक्सिमम रहा है 4.7। फरवरी में डेली का मिनिमम -0.6 रहा है और डेली का मैक्सिमम 7.8 डिग्री सेल्सियस में बताया गया है। ठीक है, मीन टेम्परेचर का एवरेज निकाल कर कैलकुलेट कर मार्च में डेली का मिनिमम 3.8 डिग्री रहा है और डेली का मैक्सिमम 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। अप्रैल में 7.7 डिग्री डेली का मिनिमम और डेली का मैक्सिमम 19.4 डिग्री। तो देखो यहाँ ना ठंड का
हमने देखा कि जनवरी में और फरवरी में तो बहुत ठंड रहती है ना, ऐसे ही दिसंबर में भी। तो यहाँ पर देखो मिनिमम यहाँ पर ना माइनस में आ गया और मैक्सिमम भी देखो 4.7 और 7.8 डिग्री सेल्सियस है। तो मैक्सिमम भी जब इतना कम है, क्योंकि अगर देखो किसी भी जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ तो बहुत ठंड रहेगी, है ना। तो यहाँ तो मैक्सिमम ही 4 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो जनवरी और फरवरी के महीनों में श्रीनगर में कितनी ठंड पड़ी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जून में रहा है, देखो मिनिमम 14.7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 29.2 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख सकते हैं जून काफ़ी गर्मी पड़ती है जून में, तो यहाँ पर जून में रहा है थोड़ा गर्मी वाला। और रेनफॉल का भी दिया गया है। उसके बाद ऐसे ही दिसंबर में देखो माइनस में आ गया है मिनिमम। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ तिरुवनंतपुरम का, केरला के, तो तिरुवनंतपुरम में जो है जनवरी में मिनिमम जो है 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। 22 डिग्री सेल्सियस अगर जनवरी में रहा है, तो जनवरी में देखो 22 डिग्री सेल्सियस उतनी ठंड नहीं होती, गर्मी का ही है ये। 22 डिग्री सेल्सियस में मतलब हमें ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी ही होगी। तो जनवरी और फरवरी जो सबसे ज़्यादा ठंडी के मंथ होते हैं, उनमें ही अगर मिनिमम 22 है और मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ तो देखो कितनी गर्मी पड़ती होगी। जून के महीने में और यहाँ जुलाई के महीनों में तो डेली का मिनिमम दिया गया है और डेली का मैक्सिमम दिया गया है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर मिनिमम ही 20 पर ही है सारे, ठीक है। यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही नहीं गया मिनिमम में टेम्परेचर। तो ये थोड़ा यहाँ पर गर्मी का माहौल रहता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्मी का है, हॉट है, यहाँ का कोल्ड है। हम इधर से ये देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ कितना वेट है वहाँ का टेम्परेचर, उसके लिए हम यहाँ मतलब वहाँ का क्लाइमेट, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर रेनफॉल देखेंगे कि रेनफॉल इन मिलीमीटर दिया गया है। 57 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, यहाँ 65 मिलीमीटर, यहाँ देखो 99 मिलीमीटर। तो देख पा रहे हैं रेनफॉल कितनी होती है। देखो यहाँ केरला में आप देखोगे रेनफॉल ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें श्रीनगर से। तो देखो 117, 233, 21, 227 यहाँ पर कम है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ वेट भी है, यहाँ का कंडीशन मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है केरला का तिरुवनंतपुरम में, वो रेनफॉल मतलब वेट भी है और यहाँ पर साथ साथ हॉट भी है, हॉट एंड वेट। और यहाँ का भी, यहाँ का कोल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन दो स्टेट्स की देखी हैं। बाय लुकिंग एट टेबल्स 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। हम इजीली जान पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और केरला के क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और कैसा डिफरेंस है, उनमें काफ़ी अंतर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो देखो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि केरला काफ़ी ज़्यादा गर्म है और वेट है इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले केरला काफ़ी ज़्यादा गर्म है और वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। अब अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन में, तो वेस्टर्न रीजन में इंडिया का राजस्थान हम ले लेते हैं। राजस्थान में हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है मोस्टली हाई रहता है, ठीक है, मोस्टली हाई रहता है, क्योंकि जो होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यहाँ आपको हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम विंटर की बात करें, विंटर तो मोस्टली अगर विंटर की बात करें तो जनवरी और फरवरी में ज़्यादा विंटर रहती है। तो विंटर जो कि कुछ महीने ही रहती है विंटर, ठीक है। तो विंटर में यहाँ पर लो हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। विंटर में हो जाता है 12 डिग्री, है ना। जितना कम होगा उतनी ठंड होगी, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी गर्मी होगी, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल का जो में दिया गया था, मिलीमीटर में दिया गया था रेनफॉल, वो कम दिया गया होगा, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो इस क्लाइमेट को हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई, सूखा रहता है वहाँ पर और मोस्टली गर्म रहता है वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है। तो इस राजस्थान का जो है ना वो टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट है, ठीक है। वो हॉट है और ड्राई है, तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर जो है मोस्टली जो है रेनफॉल ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ का क्लाइमेट वेट है। जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ का क्लाइमेट वेट होता है, जहाँ गर्मी रहती है वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है। राजस्थान का हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी नहीं पड़ती, इसलिए ड्राई भी है, ठीक है। और कोल्ड वहाँ का होता है, जैसे हमारे जो जम्मू कश्मीर साइड है वहाँ पर हमारा कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है
आगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट ने ना, मतलब जिस क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं हमें वहाँ की आदत हो जाती है, ठीक है। अगर कोई पहाड़ी एरिया से है, ठीक है, माउंटेन के पास रहता है, तो वहाँ पर अगर वहाँ ठंडी पड़ती है, वहाँ का जैसा क्लाइमेट है, तो उसे उस क्लाइमेट में रहने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा आप रहते हैं किसी डेजर्ट के पास, और डेजर्ट के पास से आप चले गए माउंटेन के पास रहने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो है अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को उस जगह की आदत दिलवाने के लिए, क्योंकि आपको दूसरी जगह की आदत है, अब आप एकदम अलग क्लाइमेट वाली जगह चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको आदत नहीं होगी, तो वहाँ आपको रहने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो वही चीज़ होती है अडेप्टेशन। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। तो जो एनिमल्स है ना, वो जहाँ जिस कंडीशन में रहते हैं ना, जैसे पोलर बियर हो गया, अगर आप पोलर बियर और कैमल को कंपेयर करेंगे तो कैमल क्या इतनी ठंडी वाले एरिया में रह पाएगी, या फिर अगर हम कहें कि पोलर बियर, तो वो जो एनिमल्स रहते हैं जिस भी कंडीशन में, वहाँ रहने की उन्हें आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो एनिमल जो कोल्ड एरिया में रह रहे हैं उन्हें हॉट में रहने की आदत नहीं है, जो हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में रहने की आदत नहीं है, ठीक है। तो animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat। और उनके पास ना स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। अगर वो बहुत ठंडे वाले एरिया में रह रहा है, जो वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहाँ पर उसके पास स्पेशल फीचर्स होंगे कि वो कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, और अगर वो हीट के एरिया में रह रहा है तो वहाँ वो हीट से प्रोटेक्ट कर पाए, इसके लिए उसके पास स्पेशल फीचर्स होंगे, ठीक है। तो चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा था क्लास 6 के साइंस की बुक में, उसमें हमने एडेप्टेशन की डेफिनेशन भी जानी थी, ठीक है। उसमें हमने एडेप्टेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। फीचर्स एंड हैबिटेट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो जो फीचर्स होते हैं और जो हैबिट्स होती हैं जो एनिमल को हेल्प करती हैं अपने सराउंडिंग को अडेप्ट करने के लिए, वही हैं रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि कैसे इफेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट जो है सॉइल पे पड़ता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। अभी हम सिर्फ जो क्लाइमेट का इफेक्ट है एनिमल्स पे कैसे पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 6 में हमने ये भी पढ़ा था एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में टू सर्टेन हैबिटेट्स एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन। वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमने डिस्कस किया था कि जो पोलर रीजन में एनिमल रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल रहते हैं वो कैसे खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो पोलर रीजन से हमें पता चल रहा है कि जो पोल्स के आसपास रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, या फिर मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से जो भी कंडीशन होती है वहाँ के हिसाब से अगर कोई एनिमल्स जो है खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो अब जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी जगह हैं वो पोलर रीजन्स कहलाते हैं। पोलर रीजन कौन से हैं? कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए में जो अलास्का है वो, साइबेरियन रीजन रशिया का, ये सारे जो है पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना एग्जाम्पल ऑफ सच, अब ये तो हमारे एग्जाम्पल थे पोलर रीजन के। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर जो वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, उनमें इंडिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया, ये जगह हैं जहां हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वार्म और ह्यूमिड एरियाज़ में हमें मिलते हैं, ठीक है। उसमें अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर है वहाँ के एग्जाम्पल हो गए कुछ कंट्रीज़ के, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, और पोलर रीजन में कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, इसको हम लोग रीड करेंगे। इसमें आपको मैप लेना है वर्ल्ड का, उसमें आप पोलर रीजन को ब्लू में आप मार्क करोगे और सिमिलरली जो ट्रॉपिकल रीजन है उन्हें रेड में। अब पोलर रीजन्स के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि पोलर रीजन एक्चुअली में क्या है। तो पोलर रीजन में वो एक एक्सट्रीम क्लाइमेट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो रीजन्स होते हैं पोलर रीजन, नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाले, जैसे हमारा पूरा मैप है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो रीजन्स होंगे ना वो स्नो से कवर रहते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर। अगर आप सर्च करोगे पोलर रीजन्स तो आपको पता चलेगा, उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है क्लाइमेट, ठीक है। 6 मंथ तक जो है the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise, ठीक है।
तो पोलर रीजन्स में ना 6 महीने तक दिन रहता है, 6 मंथ्स तक तो डे रहता है और 6 मंथ्स तक नाइट रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मतलब जो 6 मंथ्स है वहाँ पर जो सन है वो डूबता नहीं है और बाकी के 6 महीने वहाँ पर सन राइज ही नहीं होता। क्योंकि देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, अपोजिट पड़ते हैं। तो अगर सन के पास सन है यहाँ और सन की जो हीट है वो अगर नॉर्थ पोल पे आ रही है तो नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा 6 मंथ तक। फिर पूरा जब टिल्ट होगा पूरा, तो अगर टिल्ट होकर जब नॉर्थ पोल पे लाइट आई अर्थ के नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे जब सूरज की हीट आ रही तो नॉर्थ पोल पे दिन रहेंगे 6 मंथ। फिर 6 मंथ के बाद जब अर्थ घूमकर फिर साउथ पोल पे जब हीट आएगी ना, साउथ पोल पे हीट आएगी तो फिर साउथ पोल पे 6 महीने तक क्या रहेंगे? दिन रहेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर साउथ पोल है, सूरज के सामने साउथ पोल है और इस तरफ है नॉर्थ पोल, तो सारी जो लाइट है वो साउथ पोल पे आ रही है। नॉर्थ पोल पे तो लाइट आ ही नहीं रही ना, सन की हीट ही नहीं आ रही, तो यहाँ नॉर्थ पोल पे इस समय रहेगी नाइट, ठीक है, 6 मंथ्स तक। और यहाँ पर रहेगी लाइट हम कह सकते हैं या फिर डे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो है हीट आ रही है। तो 6 मंथ्स तक वहाँ पर जो भी पोल रहता है सन के आगे वहाँ पर तो डे रहता है, दूसरा जो पोल है अपोजिट उस पर रहती है नाइट। फिर जब ये वाला पोल आगे आएगा तो यहाँ पर डे रहेगा और ये वाला पीछे चला जाएगा तो यहाँ पर नाइट रहेगी। इस तरीके से होता है, ठीक है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में तो यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी लो हो जाता है, यहाँ तक मतलब इधर तक का लो हो जाता है। आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर अगर इतना रहता है तो कितनी ठंडी रहती होगी। और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अब वो अडेप्ट कर चुके हैं खुद को इसी क्लाइमेट में, तो अब उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो एडेप्टेड हैं, ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में वो रहते आ रहे हैं तो उन्हें इनकी आदत है, ठीक है। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। पेंगुइन्स और पोलर बियर्स का एग्जांपल लेते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को एडेप्ट कर रखा है इन कंडीशंस में। तो पोलर बियर के ना वाइट फर होते हैं, तो दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो अगर वहाँ पर स्नो रहती है तो स्नो में ना पोलर बियर दिखते नहीं, क्योंकि वो भी वाइट ही होते हैं, विजिबल नहीं होते। तो इस वजह से इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स क्या होते हैं? जो इन्हें खाने वाले, इन पे हमला करने वाले होते हैं पोलर बियर पे। तो पोलर बियर स्नो से, देखो स्नो का कलर भी वाइट, पोलर बियर के फर का कलर भी वाइट, तो इससे पता नहीं चलता क्योंकि पोलर बियर ढक जाते हैं और विजिबल नहीं होते स्नो में, ठीक है। तो इससे जो भी इनका शिकार करता है उनसे ये बच जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे। और क्योंकि पोलर बियर का किसी को पता नहीं चलता कि स्नो में वो ढके रहते हैं और उनको मतलब वाइट कलर होता है उनका, तो इसलिए वो ईजिली अपने प्रे यानी अपने शिकार को भी पकड़ पाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। और जो है मतलब उन्हें ऐसा बनाया गया है पोलर बियर को क्योंकि वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, तो उनकी 2 थिक लेयर होती है फर की, ठीक है। और उनकी एक लेयर होती है, उनकी फैट की भी एक लेयर होती है उनके स्किन के अंदर। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको बनाया गया है जिससे वो मतलब उन्हें ठंडी ना लगे कि उन्हें स्लो चलना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी रेस्ट भी करना होता है जिससे वो ओवर हीट ना हो जाए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, ठीक है। और पोलर बियर स्विमिंग करने भी जाते हैं क्योंकि वार्म डेज पे जो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कि अगर मतलब जो वार्म डेज होते हैं तो उधर मतलब उन्हें गर्मी लगती है, तो इसी वजह से मतलब उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया क्योंकि उन्हें इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी उन्हें गर्मी लगती है, इसी वजह से उनके अंदर उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए वो स्विमिंग भी करने जाते हैं। और वो काफ़ी अच्छे स्विमर होते हैं, उनके जो पॉज होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जिससे वो सिर्फ स्विम भी अच्छे से कर पाते हैं और अच्छी तरीके से चल भी पाते हैं स्नो पर, ठीक है। और अंडर वाटर जब वो स्विम करते हैं वो अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर देते हैं और अंडर वाटर रह सकते हैं काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से। तो आप देख पा रहे हैं कि उन्हें कैसे डिज़ाइन किया गया, उन्हें कैसे बनाया गया है जिससे वो ऐसे क्लाइमेट में खुद को मतलब रह सकें। ऐसे क्लाइमेट में उनके पोज ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जिससे वो स्विम भी कर सकें अच्छे से और अच्छी तरीके से स्नो पे चल भी सकें, ठीक है। और अंडर वाटर वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि उनकी अपनी जो नोस्ट्रल्स होते हैं उनको वो क्लोज कर लेते हैं, जिससे वो अंडर वाटर काफ़ी लंबे समय तक रह पाते हैं, ठीक है। और बाकी है यहाँ पर इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और आसानी से उन्हें शिकार करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसी वजह से उनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं, मतलब जो स्मेल होती है ना उनकी काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, अच्छी तरीके से वो स्मेल भी कर पाते हैं। और अब हम समझ चुके हैं कि पोलर बियर
कैसे खुद को अडेप्ट कर चुके हैं ऐसे कंडीशन में। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, देखो कितना यहाँ पोलर बियर के बारे में सब दिया गया है। पहले तो इट्स प्रेडेटर एंड पे आर अनएबल टू सी इट, उनका वाइट कलर होता है, इस वजह से वो स्नो में ढक जाते हैं, इसी वजह से उन्हें जो शिकार करते हैं उनसे ये बच जाते हैं, ठीक है। द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इसी वजह से जो प्रेडेटर हैं वो इन्हें देख भी नहीं पाते, ठीक है। और इनकी काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, इससे जो है ये अपने शिकार को इजिली सेंस कर मतलब सूंघ लेते हैं और फिर अच्छे से अपने शिकार को लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। इनके जो क्लोज होते हैं, पैर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कर्व्ड होते हैं और उनकी शेप भी अच्छी होती है, शार्प होते हैं, ठीक है। इससे वो आइस पर अच्छे से वॉक कर पाते हैं। उनकी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जिससे है वो इनकी बॉडी में लगा होता है, जिससे वो ठंडी से बच सकें और इन्हें गर्मी फील होती है। इसी वजह से इनमें जो है इनके अंदर 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की, जिसकी वजह से ये ठंडियों में भी गर्म फील करें, ठीक है। तो ये सारी इनकी जो है हम कह सकते हैं इनको ऐसे ही एडेप्टेशंस हैं ये सारी पोलर बियर की, ठीक है। ये एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अब ये तो हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा। अब दूसरा जो हमने पोलर रीजन में जो एनिमल रहता है वो है हमारा पेंगुइन। तो वो भी वाइट होता है और ये भी अच्छे से वाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है। इसकी भी थिक स्किन होती है, काफ़ी फैट होता है जिससे कोल्ड से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। मतलब सेम फीचर्स होती हैं। और आपने पेंगुइन्स की पिक्चर भी देखी होंगी कि वो कैसे एक साथ ऐसे चिपक के हडल टुगेदर दिस वे, मतलब ये ऐसे क्यों रहते हैं, ऐसे इसलिए रहते हैं जिससे गर्म रहे, ठीक है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों के साथ आप खड़े हो। देखो ये ग्रुप में किस लिए रहते हैं, जिससे इनको गर्मी फील हो, क्योंकि जब आप बहुत लोगों की हॉल में हो, एक हॉल है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आपको वार्म फील होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और हमें गर्मी फील होती है। और इस तरीके से पेंगुइन के फीट होते हैं। पोलर बेयर की तरह पेंगुइन भी काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं। उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, ठीक है। और उनके फीट पे ना वेब्स भी होते हैं जिससे वो अच्छे से स्विम कर सकें। दूसरे जो एनिमल हैं पोलर रीजन में उनका नाम है फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और बर्ड्स, ठीक है। तो पहले तो हमने एडेप्टेशन जान ली। पेंगुइन और पोलर बियर की सेम ही होती हैं लगभग, ठीक है। तो पेंगुइन की और पोलर बियर की हमने एडेप्टेशंस जानी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल बताओ, तो वो हो जाएंगे हमारे पोलर बियर, पेंगुइन, फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो अब ये भी नोट किया गया है कि वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। जो फिशेज है ना वो भी अंडर वाटर काफ़ी लंबे समय तक रह सकती हैं। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, और बर्ड्स को गर्मी मतलब खुद को गर्म रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगी। मतलब उन्हें गर्म अपने आप को करना होता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। और देखो जब विंटर्स आ जाती है ना तो जो बर्ड्स है ना वो माइग्रेट करती है। माइग्रेशन क्या होता है, दूसरी जगह चले जाना। तो जैसे विंटर आ गई इस जगह जहाँ पर है बर्ड्स, तो वो वहाँ पर रह नहीं पाएंगी क्योंकि उन्हें गर्मी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए वो चली जाती हैं दूसरी जगह जहाँ पर गर्मी हो, ठीक है। ऐसे वो करती हैं और फिर जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो वापस से आ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि इंडिया ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर ऐसी बर्ड्स काफ़ी पाई जाती हैं। यहाँ की जो बर्ड्स हैं माइग्रेट करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से आती है इंडिया के राजस्थान में, भारतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में, ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन एक ऐसी बर्ड है जो साइबेरिया से आती है इंडिया में, क्योंकि साइबेरिया में जब ठंड पड़ती है तो वह इंडिया में जो वार्मर प्लेसेस है वहाँ आ जाती है। फिर वहाँ जहाँ साइबेरिया में जब वार्म हो जाता है माहौल, यानी वहाँ पर वेदर नहीं रहती, मतलब वहाँ पर कोल्ड ख़त्म हो जाती है या विंटर ख़त्म हो जाती है, तो वो वापस से साइबेरिया चली जाती है। इस बर्ड का नाम है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो साइबेरियन क्रेन है वो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में आती है, जैसे कि भारतपुर जो कि राजस्थान में है, सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, और भी काफ़ी पार्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ये दिखा रखी है। इन माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है, हम समझ गए ना। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो माइग्रेट करती हैं, ठीक है। कि जब ठंडी पड़ गई तो वो वार्मर प्लेसेस में आ जाएंगी, और जब ठंडी
ख़त्म हो जाती हैं तो वो वापस से उधर ही चली जाती हैं, ठीक है, अपने हैबिटेट में। तो ये दिए गए हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की पिक्चर। अब यहाँ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि ट्रैवल करती हैं 15,000 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूर दूर तक ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है, जिससे ये ठंडी से बची रहें। तो जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो अब ये जो है बहुत ऊंचा उड़ती हैं, जिससे जो विंड की फ़्लो होती है उसकी वजह से, मतलब विंड की फ़्लो जिस गति में हवा चल रही होती है वो चीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन कैसे ये बर्ड्स सेम प्लेस पे, मतलब इनको इतना याद रहता है कि इस प्लेस से हम आए थे तो इसी प्लेस पे वो जाकर चली जाती हैं, ये जो है ऐसा वो कैसे करती हैं अभी तक मिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो बर्ड्स है ना, इनके अंदर एक सेंस होता है डायरेक्शन को, और इन्हें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, ठीक है। और कुछ बर्ड्स तो लैंडमार्क्स को भी यूज़ करती हैं खुद को गाइड करने के लिए, ठीक है। काफ़ी बर्ड्स जो है सन को देखकर दिन में और तारों को देखकर रात में पता कर लेती है कि हम कहाँ से आए थे और हमें वापस कहाँ जाना है, ठीक है। और मतलब अभी पता कि मिस्ट्री है यहाँ, बस अब बोला जाता है, माना जाता है। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी एविडेंस है कि जो बर्ड्स हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। और सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करती, काफ़ी टाइप की फिशेज़ हैं, काफ़ी इंसेक्ट्स हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं सीजनली, ठीक है। तो नॉट ओनली बर्ड्स बट फिशेस भी माइग्रेट करती हैं और इंसेक्ट्स ऑल्सो। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी हमने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रीजन जो है, अभी पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा था कि पोलर रीजन्स पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर जनरली हॉट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि ना जो इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर जो होता है ना, उसके आसपास ही इनकी लोकेशन होती है, यानी ये लोकेट कहाँ होती है, इक्वेटर के अराउंड लोकेट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, गर्म रहता है। मतलब यहाँ पर ठंडी के मंथ में भी, मतलब जनवरी फरवरी के में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री तक ही रहता है, इससे कम नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी का यहाँ पर क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों के जब मौसम होते हैं, जून जुलाई का मंथ होता है, तब तो यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर लेता है। डे एंड्स नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ के जो दिन होते हैं और रात होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती हैं लेंथ में। और ये जो रीजन्स है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हुआ, हॉट एंड वेट, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर इस रीजन का ये है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। अभी तक तो हमने ऐसी जगहों के बारे में जाना जहाँ बहुत गर्मी रहती है। अब यहाँ गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इंडिया का जो असम है और वेस्टर्न घाट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animal। और इन रेन फॉरेस्ट में ना बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है और गर्मी भी रहती है इन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ना बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मेजर टाइप के जो एनिमल रहते हैं इन रेन फॉरेस्ट में, वो मंकीज़ हैं, एप्स हैं, गोरिल्लाज हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लियोपर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स, बर्ड और इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो अब ये खुद को इतने गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट करते हैं, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने जाना कि पोलर बियर की क्या अडेप्टेशन होती है, वैसे ही इन सभी एनिमल्स की क्या अडेप्टेशंस होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना, यहाँ रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्विटेबल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी के एनिमल्स रह सकते हैं। तो मतलब बहुत नंबर्स के, मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पर फूड के लिए और शेल्टर के लिए भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स का शेल्टर और फूड उन्हें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स तो ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है। और जिन फ्रॉग की रेड आइड जो फ्रॉग होते हैं ना, उन्होंने तो उनके स्टिकी पैड्स होते हैं फीट पर, जिससे वो ट्रीज में क्लाइंब कर लेते हैं रहने के लिए। जो फ्रॉग होते हैं, रेड आइड फ्रॉग की बात कर रही हूँ मैं, इनके जो है पैर, कुछ स्टिकी पैड होता है इनके पैरों पे, जिससे ईजिली ट्रीज पे क्लाइंब कर लेते हैं और ट्रीज पे रह लेते हैं। मंकी टू हेल्प them live on the trees, monkeys have long tails for
ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। और मंकीज़ का तो आपको पता ही है, उनकी लॉन्ग टेल्स होती है जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं और ब्रांचेस टू ब्रांचेस घूमते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। अगर आपने मंकी को गौर से देखा होगा तो मंकी के हैंड्स और फीट्स और टेल ही इतनी लंबी होती है। देखो ये रेड आइड फ्रॉग है और ये मंकी दिया गया है आपको, एक न्यू वर्ल्ड मंकी है, ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड मंकी। तो मंकी भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनके हैंड्स अगर आपने देखे होंगे तो इस तरीके से होते हैं जिससे ये इजीली किसी चीज़ को होल्ड कर सकें। तो इसी वजह से ब्रांचेस से ब्रांचेस कूद कूद कर जा पाते हैं। और फूड, अब देखो इतने सारे एनिमल्स रहते हैं ना, इतने वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं, तो फूड के लिए भी कंपटीशन है, ठीक है। तो कुछ जो एनिमल्स हैं वो तो ऐसे तरीके से अडेप्टेड हैं फूड के लिए जो कि ईजिली नहीं मिल पाता उन्हें, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल में आपको दिया गया है बर्ड टोकन का। जो बर्ड टोकन है ना, विच पोसेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इस बर्ड की जो है लंबी सी बीक होती है, लंबी सी चोंच होती है, जिससे जो है ये फ्रूट्स, दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। तो जो टोकन है ना उसका वेट, जैसे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पे आपके फल लगे हुए हैं, अब अगर वो बर्ड इन ब्रांचेस पे चढ़ेगी तो ये ब्रांच टूट सकती है क्योंकि उनका वेट नहीं सह पाएगी ये ब्रांच, ठीक है। इसी वजह से उनको लॉन्ग चोंच दी गई है, बीक दी गई है, जिससे वो दूर से ही इन फ्रूट्स को तोड़ सके ब्रांचेस में से, ठीक है। काफ़ी जो ट्रॉपिकल एनिमल्स है ना उनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है और ऐसा स्किन कलर होता है जिससे ये आसपास के सराउंडिंग में ही ब्लेंड हो जाए, यानी मिल जाए। अगर आप कभी ऐसे रेन फॉरेस्ट पे देखेंगे तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये यहीं पर उनका कलर ही ऐसा बनाया जाता है जिससे ये ट्रीज़ में बैठे हैं और हमें पता ना चले। अगर ग्रीन कलर का ही, तो जैसे ट्रीज़ में कोई भी मंकी बैठा है तो हमें उतना पता ना चले कि मंकी है, मतलब घुल मिल जाएंगे अपने सराउंडिंग में, ऐसा इनका कलर्स भी होता है। इससे क्या होता है कि वो अपने प्रेडेटर्स से बचे रहते हैं, जो शिकार करने आते हैं इन जानवरों का, उनसे बचे रहते हैं। जैसे हमने पोलर बियर का देखा कि उनका वाइट कलर होता है, इसलिए वो स्नो में नहीं दिख पाते। ऐसा क्यों? जिससे वो अपने शिकार करने वालों से बच सकें। इसी तरीके से इन्हीं ट्रॉपिकल एनिमल्स का भी होता है। ट्रॉपिकल एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस नाम से ही पता चलेगा कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और रेन ज़्यादा होती है और गर्म माहौल रहता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपको गर्म रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ये भी हमने पढ़ा था। इंडिया के असम में, वेस्टर्न घाट में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कैट्स होती हैं, बड़ी बिग कैट्स किनको कहते हैं? लॉयंस और टाइगर्स को बिग कैट्स कहते हैं। इनकी ऐसी स्किन होती है और इतनी अच्छी तरीके से इनकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, जिससे कोई भी आ रहा हो तो इनको पहले से ही इतनी अच्छी इनकी हियरिंग होती है कि इनको सुनाई दे जाता है। और ऐसी स्किन होती है जिससे ये जहाँ पर जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं वहीं पर ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ टोकन दिया गया है, ये आपने देखा होगा। इसकी देखो कितनी लंबी चोंच होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब एक लॉयन टेल्ड मैकाऊ के बारे में हम बात करेंगे। इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं। ये जो है रेन फॉरेस्ट में रहता है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर ये है, देखो ये है एक लॉयन टेल्ड मैकाऊ, इसको कहते हैं। इसका एक आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि ये जो है is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin। इसकी जो सिल्वर वाइट कलर की मेन होती है ना, ये इसके हेड से इसके चिन तक होती है। मतलब ये देखो, ये जो है ना सिल्वर वाइट कलर की, पूरे इसके फेस पर कवर्ड है चिन तक, ठीक है। ये इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है, ठीक है। ये एक अच्छा क्लाइंबर होता है, यानी पेड़ों पर अच्छे से चढ़ सकता है। और मेजर पार्ट जो है इसका ट्री पर ही रहता है, मतलब अपनी लाइफ का जो मेजर पार्ट, मतलब अपनी लाइफ मोस्टली ये ट्री पर ही बिताता है। और ये फ्रूट्स ही खाता है और सीड्स भी खाता है, छोटी छोटी पत्तियाँ, स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स, ये सब इसके खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका नाम हमने क्या पढ़ा? इसका नाम हमने पढ़ा लियन टेल्ड मैक्यू, ठीक है। इसको हम बियर्ड एप भी कहते हैं। तो ये जो बियर्ड एप है ना, ये इंसेक्ट की भी सर्च करता है। जो ट्रीज हैं उनके बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी ढूंढ कर खाता है, ठीक है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। और ये मोस्टली मैंने बोला कि ट्री पर ही रहता है, मैंने बताया ना, ये मोस्टली ट्री पर ही रहता है क्योंकि ट्री पर ही इसको सारा फूड मिल जाता है, तो इसे ज़मीन पर आने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाला जो जानवर है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बात की जा रही है वो है एलिफेंट, ठीक है। इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो वेल नोन एनिमल है वो एलिफेंट है। इसको आप जानते ही हो, इंडियन एलिफेंट। देखो ये एलिफेंट होता है ना, इसके बड़े बड़े दांत भी होते हैं। तो इसकी एक
इस तरीके से होता है। अब इसके बारे में भी बताया गया है कि ये जो है अपनी जो रेन फॉरेस्ट की कंडीशन है उधर ये खुद को अडेप्ट कर चुका है काफ़ी तरीके से। पहले तो इसकी ट्रंक देखो, इसकी जो लंबी सी सूंड होती है, इसकी जो नोज़ होती है ना, उसकी सेंस ऑफ स्मेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये अपनी लंबी सी ट्रंक से काफ़ी सारे फूड को, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार्टून्स वगैरह में या कहीं भी अगर आपने देखा है तो जो अपनी ये है ना ट्रंक है, इससे पानी भी मतलब या फिर अगर लंबे लंबे पेड़ हैं उन पे बनाना लटके हुए हैं तो ये खुद अपनी ट्रंक से, इनकी ट्रंक ही इतनी लंबी होती है, इनकी नोज़ ही इतनी लंबी होती है कि वो अपनी ट्रंक से ही काफ़ी काम कर लेते हैं। बनाना को तोड़ लेंगे, है ना, और अपना फूड वगैरह तोड़ लेते हैं अपनी ट्रंक से, ठीक है। और मोरेवर उनकी जो टीथ होते हैं ना, इट्स टस्क्स, उनके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं। जो लंबे लंबे से आप देख रहे हो इनको टस्क बोलते हैं। ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं। इनसे ना ये ट्रीज़ की छाल जो होती हैं, मतलब ट्रीज़ के बार्क को ये तोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसे खाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो एनिमल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल। तो जैसे फूड के लिए काफ़ी कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटी के एनिमल रहते हैं और सबको फूड चाहिए, तो यहाँ पर फूड के लिए काफ़ी कंपटीशन रहता है। तो ये तो ईजिली अपना फूड ढूंढ लेते हैं और इनके इतने लंबे लंबे कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है, और इन कानों की वजह से इसे काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड सुनाई देती है। जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं वो भी ये अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, ठीक है। और ये जो है ईयर्स, ये इन्हें एलिफेंट को कूल रखने में भी मदद करती हैं ऐसे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो रेन फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। तो अभी हमने ट्रॉपिकल एनिमल्स के बारे में बात कर ली और हमने जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स थे, पोलर एनिमल्स, उनके बारे में बात करी। पोलर एनिमल्स भी हमने पढ़ लिए, पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, और हमने ट्रॉपिकल एनिमल्स भी पढ़ लिए, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं। इंडियन एलिफेंट हो गया, टोकन हो गई, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स की भी हमने बात करी है। बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली हैं और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। बेसिकली इस चैप्टर का जो नेम था वही हमने चीज़ें कवर करी। वेदर के बारे में जाना, वेदर डे टू डे चेंज होता है। क्लाइमेट जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिकॉर्ड किया जाता है ना, टेम्परेचर, वो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट होता है। एनिमल के अडेप्टेशंस जानी, जिस भी क्लाइमेट में वो रहते हैं वो कैसे खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, उनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर यहीं पर हमारा फिनिश हो जाता है। कीवर्ड्स इसमें अडेप्टेशन है, ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, सब हमने पढ़ ही लिया है। और फिर है यहाँ पर व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या क्या जाना है। हमने ये जान लिया कि वेदर किसको कहते हैं, हमने ये जाना कि वेदर सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। हमने ये जाना कि आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और सुबह सुबह एकदम मिनिमम टेम्परेचर रहता है मोस्टली, ठीक है। और जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम होते हैं वो ईयर में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और सन के द्वारा ही वेदर चेंज होता है। हमने ये जाना कि क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स भी हमने जाने और उनमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, ये जाना, और कैसे एनिमल्स अडेप्ट होते हैं अपने रीजन में जहाँ वो रहते हैं। पोलर रीजन्स काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं और वहाँ पर जो सन है वो 6 महीने के लिए रहता है और बाकी 6 महीने वो नहीं आता है, ये हमने जाना। और पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे कोल्ड क्लाइमेट से अडेप्ट हो जाते हैं। उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इन सब के बारे में। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जाना है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ वो कैसे अपनी फूड और शेल्टर के कंपटीशन को ओवरकम करते हैं, ठीक है। और फिर हमने एग्जाम्पल भी पढ़े, जैसे कि उनके स्ट्रॉन्ग टेल्स होती हैं, लॉन्ग और लार्ज बीक्स होती हैं, ब्राइट कलर, शार्प पैटर्न्स, लाउड वॉइस, इन सब के बारे में हमने जाना, जिससे वो अपने शिकार से जो है बच सकें। इस तरीके की उनकी क्या होती है, स्किन का कलर होता है। तो ये सब हमने जान रखा है, मतलब ये हमने पूरे चैप्टर में यही बेसिकली चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।